बात उस प्रदेश की जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो वहां की हर हरकत पर लगातार नजर रखता है और आज जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की मांग के नाम पर विधानसभा के भीतर जो हुआ उसे देखकर हर कोई शर्मसार रह गया। इस हंगामे के हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल जो सदन में हुए हंगामे के बाद हर भारतीय के जहन में उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक हित देश के हित से बड़ा हो सकता है? राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, क्या उसका राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना सही है? सवाल यह भी है कि सदन के भीतर कहने बोलने की जो आजादी संविधान की तरफ से दी गई है, कहीं उसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? इन सवालों के जवाब तक भी पहुंचेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिर हुआ क्या। सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के विधायक हाथापाई करने पर उतर आए। न सदन की गरिमा का ख्याल रखा, ना ही ओहदे का और ना ही उस जनता का जो इन्हें बड़ी उम्मीद से चुनकर सदन में भेजती है। जम्मू कश्मीर के विधायक सब कुछ भूलकर खींचतान धक्का मुक्की करते नजर आए। इसी बीच मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को खींचकर सदन से बाहर कर दिया। इसकी शुरुआत लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख से हुई, जो पोस्टर लहराकर अनुच्छेद 370 की बहाली और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने उनका विरोध किया तो बवाल मच गया। इस धक्का मुक्की के बीच सदन में सत्ता पक्ष यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से लगातार कमेंट्स पास किए जाते रहे। हमारे साथी बहुत परेशान हैं, ये अंदर से खुश है कि हम इनकी भाषा बोल रहे हैं, इनके दिल की और मन की बात हम लोग कर रहे हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है अपने किसी लीडर के सामने बोले भारत माता की। ना सर, इनको जम्मू का आवाम, सांबा का आवाम, रियासी उधमपुर का आवाम कभी माफ नहीं करेगा। लोगों का भारत माता की, भारत माता की। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहीं मौजूद थे, लेकिन वो अपनी सीट पर बैठकर सब कुछ चुपचाप देखते रहे। माहौल शांत कराने के लिए अपनी तरफ से उनकी ओर से कोई कोशिश नहीं की गई। उमर ऐसे खामोश थे मानो हंगामे पर उनकी मौन सहमति हो। जब से हमने 370 का रेजोल्यूशन पास किया, उससे बीजेपी बुखला गए हैं कि पास कोई एजेंडा है नहीं। They just want to disrupt the house time and again। आज हमारे पास 5 ऐसे हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो इंजर्ड हुए, अभी भी एक हमारे ऑनरेबल एमएलए अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। यही चेहरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जो हाउस के अंदर भी हाउस के बाहर भी सिर्फ वायलेंस में ये यकीन करते हैं। क्या होगा? जख्मी हो गए ना, कोई देश के लिए थोड़े जख्मी हुए हैं, इसलिए इनकी जख्मों को छोड़िए। लीडर ऑफ द अपोजिशन चेयर पे खड़ा स्पीकर साहब बैठे हैं, वो टेबल पे खड़े, इन्होंने टेबल तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, बदतमीजी की। तरीके से उन्होंने इस हाउस की सालमियत को, इस हाउस की मर्यादा को तार तार किया है, भंग किया है। मुझे बहुत शर्म आ रही है। एक मछली मार्केट उनकी वजह से बन चुका है। भाजपा वाले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग करके आए हैं। क्या बीमारी है इनको? हम कहते हैं हमारा राज्य वापस दो। कोई देश विरोधी बात नहीं है, इसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। संविधान में इसकी गुंजाइश है। अब इन्होंने तो दिखाना है दिल्ली को कुछ कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम बेकार तो नहीं बैठे, तनख्वाह तो हासिल करनी है। बाकी इनको कोई पसंद नहीं करता। इनका ये है कि धर्म के नाम पे वोट लो और राजनीति करो। उमर अब्दुल्ला सदन में तो चुप्पी साधे बैठे रहे, लेकिन जैसे ही वो गांदरबल की एक पब्लिक मीटिंग में माइक के सामने पहुंचे, उनके अंदर का नेता जाग पड़ा और 370 पर चुप्पी तोड़ते हुए केंद्र सरकार के फैसले को उन्होंने असंवैधानिक बता दिया। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ
5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए। हम चाहते थे असेंबली से ऐसी आवाज आए जो मरकज को कल मजबूर करे हमसे बात करने के लिए। असेंबली ने बुलंद करके वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। आपको बता दें कि 6 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इससे जुड़ा प्रस्ताव पास कराया और 7 नवंबर यानी आज पीडीपी ने विधानसभा में इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया। लेकिन इन दोनों के प्रस्ताव में बड़ा अंतर है। पीडीपी ने जो प्रस्ताव पेश किया उसमें सीधे सीधे अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने की मांग की गई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो प्रस्ताव पास करवाया उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने की बात कही गई है और इसी को मुद्दा बनाकर पीडीपी अब्दुल्ला सरकार को घेरने में जुट गई है। इस बीच कश्मीर की लड़ाई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर पड़े और 370 की वापसी के प्रस्ताव को देश को आतंकवाद में झोंकने की कोशिश बता डाला। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। ये धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। अब हम आपको उमर अब्दुल्ला का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के तुरंत बाद दिया था। उमर ने अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का मुद्दा अपनी सरकार के एजेंडे से बाहर होने के संकेत तभी दे दिए थे। The first business of the cabinet should be to pass a resolution asking for statehood to be restored to Jammu and Kashmir. It is the Honorable Prime Minister, the Honorable Home Minister and others who have promised the people of Jammu and Kashmir statehood, and that is what we hope will be done. सुना आपने, उमर अब्दुल्ला ने एक बार भी 370 का जिक्र नहीं किया, जबकि पहले वो लगातार इसकी बात किया करते थे। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ दिखावे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला परिवार जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ऐसे 1000 प्रस्ताव भी पास करवा ले तब भी अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकते। बीजेपी के इस दावे में दम भी दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच मुहर लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्ति थी। अदालत ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है, लिहाजा अब अगर जम्मू कश्मीर में 370 दोबारा लागू करना हो तो इसके लिए केंद्र सरकार को फिर से कानून बनाना होगा। राजनीतिक कारणों से यह काम अब करीब करीब असंभव है, इसलिए 370 बहाली के नाम पर जो जंग छेड़ी जा रही है उससे पॉलिटिकल मैसेजिंग तो हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस महज दिखावे के लिए स्टेटहुड का मुद्दा उठा रही है? क्या पीडीपी अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल करने के लिए 370 के मुद्दे को हवा दे रही है? क्या दूसरे कश्मीरी दल 370 के बहाने फिर से माहौल गरमाने की कोशिश में जुट गए हैं? नेताओं को तो मुद्दे चाहिए जिनके जरिए वो अपनी राजनीति चमकाते रहे और जम्मू कश्मीर के नेताओं के लिए अनुच्छेद 370 एक ऐसा ही मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, ये भी सुन लेते हैं। एक आम कश्मीरी के नाते मैं ये कहूंगा कि ये रेजोल्यूशन जो है पास होनी चाहिए और इसको पार्लियामेंट में भी पास होना चाहिए और ये जो है रेस्टोरेशन होनी चाहिए आर्टिकल 370 की। 370 सिर्फ एक सियासी एजेंडा है, 370 सिर्फ सियासी मोहरा है। इसका आवाम की उमंगों के साथ और उनके जो मसाइल है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की है वो हम सब लोगों की है। जो 2019 में उससे पहले हमारा स्टेटस था, जो बीजेपी हुकूमत है उनको वो वापस करना ही करना है। जिस 370 की बात आज विधानसभा में कह रहे हैं कि हमें ज़मीनी राइट्स दिए जाएं और नौकरियों के राइट्स दिए जाएं, तो मुझे लगता है उसके लिए कोई और रास्ते भी निकल सकते हैं, 370 नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलावा जम्मू कश्मीर की कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां 370 बहाली की मांग कर रही हैं। इनमें टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी, अब्दुल गनी वकील की पीपल्स कॉन्फ्रेंस
और खालिदा बेगम की अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां शामिल हैं। ये पार्टियां देश और विदेश के तमाम मंचों से लगातार 370 का मुद्दा उठाती रही हैं, लेकिन कांग्रेस का रुख सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें 370 का जिक्र नहीं था, लेकिन उसने चुनाव उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में लड़ा जो 370 को बहाल करने की मांग करती रही है। 370 के मुद्दे पर कांग्रेस की यह दुविधा यूं ही नहीं है, इसका इतिहास कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। 1949 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेषाधिकार की मांग को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की रजामंदी थी। 27 मई 1949 को उस प्रस्ताव को अस्थायी तौर पर भारतीय संविधान का हिस्सा बना दिया गया और इसी के साथ अक्टूबर 1949 से जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बन गया जिसका दर्जा बाकी राज्यों से अलग था। उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर को विदेश, रक्षा, वित्त और संचार को छोड़कर अपने नियम खुद तय करने का हक मिल गया। अगर संसद को जम्मू कश्मीर के लिए कोई कानून लाना होता तो उसे वहां की सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। बाहर के लोगों के लिए वहां संपत्ति खरीदने पर रोक थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था और संविधान भी अलग था। लेकिन जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के खिलाफ खड़ी थी। जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके खिलाफ एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान और एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे का नारा दिया था। उनकी मौत भी जम्मू कश्मीर में तब हुई थी जब वो वहां अनुच्छेद 370 का विरोध करने गए थे। लिहाजा 370 को खत्म करना बीजेपी के लिए शुरू से ही बड़ा मुद्दा था और जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ केंद्र की सत्ता में लौटे तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया। 370 अब उस इतिहास का हिस्सा बन चुका है जिसका न वर्तमान है और न भविष्य। राजनीतिक इस्तेमाल के लिए समय समय पर भले ही इसका जिक्र होता रहे, लेकिन उससे कुछ बदलने वाला नहीं है।